नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों और विशिष्ट अतिथियों ने अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए समाज में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 13 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर कुलदीप कुमार ने किया, जिसमें अस्पताल के डॉक्टरों, अधिकारियों और कई विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और उनके विचारों पर अपने विचार साझा किए। डॉक्टरों की टीम ने भी अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाने की बात करते हुए समाज में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार ने विशेष रूप से बताया कि किस प्रकार समाज के कमजोर वर्गों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकती है। अस्पताल के एमडी ने भी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को याद करते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों समाज के विकास के महत्वपूर्ण आधार है। कार्यक्रम की थीम स्वास्थ्य कैसे हो मजबूत रखी गई थी, जिसमें खास तौर पर दिल्ली की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने बताया कि स्लम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी भी सीमित है और इसे बेहतर बनाने के लिए जागरूकता और सुविधाओं दोनों को बढ़ाना जरूरी है। इस आयोजन में जीटीबी अस्पताल के कई डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। डिजिटल मीडिया के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसके आयोजनकर्ता डॉक्टर कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे इस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करना कोई डॉक्टर कुलदीप जैसी शख्सियत ही कर सकती है। आम आदमी के बस की बात ये नहीं है। तो डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। सर, 135वीं जयंती पर बहुत भव्य कार्यक्रम आपके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित किया गया। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के बारे में कुछ विश्लेषण करें। ऐसा है कि जब इस कार्यक्रम के बारे में हमने सोचा, तो हमने अक्सर देखा है कि बाबा साहब की जयंती पर हर जगह, पूरे देश और विदेश में हर जगह कार्यक्रम होते हैं। लेकिन बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बाबा साहब ने क्या काम किया, और बाकी की और क्षेत्रों में चर्चा होती है। लेकिन हेल्थ में जो लिटरेरी वर्क है बाबा साहब का, हेल्थ सेक्टर के लिए जो बाबा साहब ने सोचा और जो किया, शायद उसकी कोई चर्चा नहीं करता था। तो इस बार मैंने सोचा, जब मैंने अपने एमडी सर से कहा कि सर कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं कि एक तो ये रेगुलर फीचर बने, यानी कि इंस्टीट्यूशन में 14 तारीख को, हम सब जानते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकारें 14 अप्रैल को छुट्टी करती हैं, पर सरकारी कर्मचारी क्या करता है 14 अप्रैल को? 14 अप्रैल को ज़्यादातर लोग हैं दिल्ली में, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाते हैं लोग, लोग सुबह कुछ कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ पुष्प अर्पित करते हैं और कुछ सोशल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज 90% लोग जो है इस देश में, जिसके लिए छुट्टी की गई थी, शायद वो पर्पस डिफीट हो जाता है। और छुट्टी का पर्पस ये था कि बाबा साहब के जो लिटरेरी वर्क है, बाबा साहब का जो काम है, वो जो डिफरेंट एरियाज में एक्चुअल वो लोगों के सामने लाना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब का वही काम है जिसके जिसके आधार पे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और जो बेसिक प्रिंसिपल थे। और मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब ने 3 गुरु माने हैं। पहला गुरु बाबा साहब के जो थे वो तथागत गौतम बुद्ध थे, दूसरा गुरु कबीर थे, और तीसरे गुरु जो ज्योतिबा फूले साहब थे। तो अगर तीनों को आप देखें, तो तीनों का जो काम है ना, वो सिर्फ मानव के लिए नहीं है, पूरी पूरे ब्रह्मांड या पूरे नेचर के लिए है। आप चाहे वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें, चाहे वाटर कंजर्वेशन की बात करें, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात करें, या आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसकी बात करें, या रिप्रेजेंटेशन की बात करें, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो ये डिफरेंट डाइवर्स जो एरियाज हैं जिसमें बाबा साहब को नहीं जानते लोग, या बाबा साहब के बारे में नहीं जानते, ये कार्यक्रम उस चीज को रिमाइंड करने के लिए और लोगों को बताने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करने की जरूरत थी, जो इसलिए किया गया। बाबा साहब को लेकर लगातार कार्यक्रम बहुत से आयोजित होते हैं, लेकिन जो धारणा थी शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इसकी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी और आखिरी दिन तक समानता लाने की कोशिश भी की। कहीं ना कहीं कामयाबी बाबा साहब को मिली, लेकिन हम उस धारणा को अब छोड़ते जा रहे हैं, कहीं भेदभाव की नीति अपनाकर,
चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, न्याय को लेकर हो, इस पर क्या कहेंगे? अभी देखिए, आज जो हमारे की नोट स्पीकर थे प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर, पद्मश्री सर को मैंने टास्क दिया था कि साइंस इज अ टूल फॉर इक्वालिटी। हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि साइंस के बगैर, एजुकेशन और साइंस के बगैर हम प्रगति नहीं कर सकते। यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमको साइंस को अडॉप्ट करना होगा। और साइंस ही एक ऐसी चीज है, साइंस सिर्फ इनोवेशन नहीं है, साइंस सिर्फ खोज नहीं है, साइंस वो सारी चीजें, वो फैक्ट्स हैं। पहला साइंटिस्ट किसको मानते हैं? बाबा साहब ने कहा है कि दुनिया का पहला साइंटिस्ट जो थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने कहा था ना कि यदि कोई चीज है तो उसका कोई कारण है, और यदि कोई कारण है तो उसका निवारण है। तो ये जो थ्योरी है जो गौतम बुद्ध की, उसी को, अगर हम गरीब हैं तो गरीबी का कारण है, और यदि वो कारण है तो उसका निवारण भी है, बशर्ते कि उसको एक ईमानदारी से उसको देखा जाए और उसको एनालाइज किया जाए। साइंस क्या कहता है? साइंस भी तो यही कहता है, कोई भी देश प्रगति कैसे करेगा? तो इस साइंटिफिक प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको ढकने की जगह हम ये कोशिश करें कि उसका कारण जानें, और फिर कारण जानने के बाद उसका प्रयास करना चाहिए, निवारण करना चाहिए, उसका निवारण करें, तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा। तो जैसा कि भी आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो अभी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या ये भेदभाव अभी जारी है, भी किया जा रहा है? थोड़ा इस बारे में क्या कहना है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं, मैं आपको बताऊं, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, पब्लिक हेल्थ की बात करें, तो भारत स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे निचले स्तर पर, निचले पायदान पर खड़ा है। आपको बताएं, बहुत सारी स्थितियां, हमारा जो स्थान है, हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं देश के जो कि साउथ अफ्रीका में काला हांडी जैसे जो क्षेत्र है उससे भी बदतर है। आपको बताएं, वो इसलिए है कि एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा चीज जो है चूंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, तो हम बेसिक प्रिंसिपल, हेल्थ के बेसिक प्रिंसिपल को नहीं समझते, हम हाइजीन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमारे पास स्वच्छ पानी नहीं है। अभी सरकार का प्रयास है कि घर घर नल में पानी पहुंचाएंगे, हर घर नल में पानी पहुंचाएंगे, लेकिन क्या वो संभव हो पाया? अभी जाके उसकी हकीकत देखिए, घर में हर घर में नल और हर नल में जल वाला जो मिशन है, क्या सक्सेस हुआ? हमारी नदियां हैं, क्या हम अपनी नदियों को बचा पाए? क्या नदियों को हम पुनर्जीवित कर पाए? हजारों नदियां हैं जो बंद हो। अभी हमारे मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, पद्मश्री हैं, अभी लास्ट ईयर उनको पद्मश्री दिया भारत सरकार ने, उमा शंकर पांडे जी, मैं और दोनों लंगोटिया यार हैं, हम लोग दोनों साथ में काम करते हैं। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बुंदेलखंड इंटेलेक्चुअल फोरम, और हमने 5 सब्जेक्ट चुने बुंदेलखंड के लिए। एक तो पहला जो था वो था कि वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि बुंदेलखंड एक ड्राउट एरिया था, हाँ, प्यासा स्टेट एरिया है, सबसे ज्यादा पिछड़ापन था, और पिछड़ेपन का कारण है कि वहां पर सूखा बहुत पड़ता था। सूखा पड़ने की वजह से वहाँ इंडस्ट्री नहीं थी, माइग्रेशन ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट था और एजुकेशन था। हमने एक मुहिम शुरू किया, हमने कहा पांडे जी आप वाटर कंजर्वेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ और माइग्रेशन की तरफ आप काम करिए। स्टार्टेड द वर्क 20 साल 1995 से उन्होंने शुरू किया, मेड़ पे पेड़ लगाने का काम शुरू किया, और वो आजकल मिशन बन गया। प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 7-8 बार उनका मन की चर्चा में उनको इंक्लूड किया, उनका जिक्र किया, और वो आज मिशन बन गया। उसका नतीजा ये हुआ कि माइग्रेशन, वहां पर इतनी ज्यादा बारिश होने लगी कि जहां पर एक मुट्ठी बासमती राइस नहीं होता था, वहां सबसे बड़ा बासमती प्रोडक्शन एरिया वहां पर बुंदेलखंड में बन गया, है ना। और वो इसलिए कि पेड़ लगा, फॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ लगाए गए, मेड़ से पानी रुका, पानी रुकने की वजह से राइस पैदा हुआ, और जो काम मिला, डॉक्टर साहब ने जो पहले कहा था, अगर निवारण है, मिल गया। हाँ, अब हम हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं। मेरा बुंदेलखंड, जैसे मैंने कहा, पूरा देश ही, मैं बुंदेलखंड से हूँ तो बुंदेलखंड के बारे में, बुंदेलखंड में अभी भी एजुकेशन नहीं है, अभी भी इंडस्ट्री नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए माइग्रेशन है। अब प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हर जगह पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, रोड रेल वगैरह बहुत अच्छा हो गया। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, जरूरत है कि एजुकेट करें हम अच्छे बच्चों को। हम अब यहाँ मैं एक चीज कहता हूँ, बाबा साहब हमेशा ये कहते थे कि जो बच्चे हैं वो देश के एसेट हैं। माँ बाप पैदा जरूर करते हैं, लेकिन वो देश की एसेट है। अगर हम उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाए, या अच्छा नरिशमेंट और एजुकेशन दे पाए, तो वो पता नहीं कि कितना, कौन सा वैज्ञानिक बन जाए, कौन सा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाए, कौन क्या कर जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को एक क्वालिटी शिक्षा उपलब्ध कराए, और जिसके लिए बाबा साहब एडिक्वेट प्रोविजन कर गए हैं। हम सबका ये फंडामेंटल राइट है कि हमको एक सुलभ अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, जिससे कि कोई बीमार पड़े तो उसका समुचित इलाज, फ्री में इलाज हो सके। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की
उन्होंने एक अपने मित्र के बारे में बताया, उमा शंकर पांडे जी, जो पद्म विभूषण पद्म श्री से भी विभूषित है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारी उनसे भी मुलाकात हो, और जो बुंदेलखंड में उन्होंने किया है, एक क्रांति लाने का कार्य किया है, उनके विचार भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को लेकर कुछ विचार आपस में साझा किए गए। विचार थे कि स्वास्थ्य मजबूत कैसे हो, सरकार हो, देश हो, सेवाएं हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय पर टिकी हुई होती है। लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में सरकारें भी सख्त रुख नहीं अपनाती। इसी के लिए देखा गया कि बहुत से जो डॉक्टर का एक पैनल यहाँ पर उपस्थित था, समाज सेवी थे, चीफ गेस्ट थे, उन्होंने आपस में विचार आदान प्रदान किए, साझा किए विचार, और जानकारी दी कि स्वास्थ्य को कैसे मजबूत किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के साथ स्वास्थ्य में समानता कैसे लाई जाए। आज भी भेदभाव की नीति हिंदुस्तान में कार्य कर रही है। उस भेदभाव की नीति को कैसे खत्म किया जाए, लोगों के बीच भेदभाव कैसे खत्म किया जाए, ये विचार भी डॉक्टरों के पैनल द्वारा, यहाँ के जो श्रोता थे, यहाँ के जो डॉक्टरों की टीम थी, उनके द्वारा दिए गए। और लोगों ने उन विचारों को शेयर भी किया, साझा भी किया। और ऐसे कार्यक्रमों की हर उस हॉस्पिटल में आवश्यकता है जो भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जैसे विचार साझा कर सके, उनके स्वप्न को साकार कर सके। 135वीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर अस्पताल में देखा गया, जहां सुंदर सुंदर विचार भी सुनने को मिले। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर 135वीं जयंती पर? आज यूसीएमएस जीटीबी में ये जो प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए मैं डॉक्टर कुलदीप को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ अलग हटके उन्होंने एक टॉपिक डिजाइन किया जो हेल्थ पर था। तो बाबा साहब की जो बहुत सारी बातें होती हैं, संविधान को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन संविधान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा साहब ने उनको भी टच किया। जो हेल्थ के ऊपर बात हो रही थी, हेल्थ के लिए जो आर्टिकल 47 की बात हो रही थी, कि आर्टिकल 47 में ये दिया हुआ है कि हेल्थ फॉर ऑल, किसी के साथ भी भेदभाव ना होना चाहिए हेल्थ के सेक्टर में। और जभी उसके बाद ही हम सोसाइटी को हेल्दी बना सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां, अब जभी डॉक्टर सिद्धार्थ ने जो बोला, स्लम में जो लोग हैं वो बीमारी के शिकार होते हैं। तो हेल्दी इंडिया कब बनेगा? जब सब हेल्दी होंगे। हम उस हेल्दी इंडिया तभी बना सकते हैं कि हेल्थ की सुविधाएं सब तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, जो स्लम में रह रहा है उस तक पहुंचे। दिल्ली जैसे स्टेट राजधानी में ये हाल है कि स्लम में जो लोग रह रहे हैं वहाँ टीबी की बीमारी बहुत पनपती है। और जब टीबी पनपती है तो टीबी तो एक इन्फेक्शन डिजीज है, उसके बाद कितने लोगों को वो इन्फेक्शन फैलाएगा। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि एक बार फिर ऐसे एक कैंपेन होना चाहिए कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल उनके घर बिल्कुल तक पहुंचे, और सरकारों को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं गवर्नमेंट में, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। वो निजीकरण पर, हेल्थ को निजीकरण के हाथों सौंप रहे हैं। निजीकरण का मतलब है पैसा कमाना। हेल्थ को निजीकरण से बिल्कुल अलग करके सोचना चाहिए। हेल्थ गवर्नमेंट सेक्टर का ही मेन फैक्टर है। दरअसल एक सवाल और लूंगा छोटा सा। जिस तरह से अभी देखा गया नेपाल में चुनाव हुए और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने मजबूती के साथ कदम रखा, क्या हिंदुस्तान में भी ऐसे ही मजबूती के साथ कदम रखना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी के, गरीबों के हाथों तक पहुंच सके? हाँ, देखो, जब किसी चीज़ की ना अति होती है तब ऐसे मूवमेंट खड़े हो जाते हैं, और वो मूवमेंट जब खड़े होते हैं तो ये सब चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। वहाँ भी ऐसा ही हाल हुआ। कुछ लोगों ने पूरी की पूरी उसको सिस्टम को हाईजैक कर लिया। उसके बाद ऐसा ग्रुप पैदा हुआ, समाज में ये कि न चिंगारी फैल गई उसके खिलाफ, तब जाकर ये हुआ। ऐसा इंडिया में भी हो सकता है। आज भी अच्छे पॉलिटिशियन की इंडिया को जरूरत है जो इस तरह के कार्यों में आगे अच्छे पॉलिटिशियन ने, अच्छे शासक की जरूरत है। अच्छे शासक। स्वास्थ्य सेवाओं में समानता लाने के लिए क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? उनका मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हेल्थ में कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ मतलब हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में कमियां हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हम तो दिल्ली में बैठे बैठे देख रहे हैं ना, दिल्ली में ही जब ये हाल है तो इंजीनियर में क्या हाल होगा, किसको कहाँ से। अब वो बहुत सारे लोग बता रहे, वहाँ डॉक्टर की पहुंच भी नहीं है, तो उनको कैसे हेल्थ में हम ठीक कर पाएंगे। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर, 135वीं जयंती को लेकर विशेष कार्यक्रम किए गए। उसी कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जगदीश प्रसाद है। मैं फॉर्मर डीजी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
डॉक्टर साहब, आज गुरु तेग बहादुर अस्पताल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी, क्या कहेंगे इसका? इसके बारे में यही कहेंगे कि साइंस का बहुत वाइटल रोल है लोगों में एकता लाने का, खास करके मेडिकल फैकल्टी में। आज जो साइंस है, जो सबको एक किया है। आप ले लीजिए वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इंडिकेट हुआ, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं। तो साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी तरह से आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं या किसी को ब्लड चढ़ा रहे हैं, उसमें रिलीजन का कोई कुछ मायने नहीं रखता। ब्लड कौन सा ग्रुप है, लोग आजकल बात करते हैं हमारे सेकुलर कंट्री में रिलीजन का, लेकिन हिंदू का ब्लड मुस्लिम में जाता है, मुस्लिम का ब्लड हिंदू में जाता है। जब एक ब्लड दूसरे ब्लड के बॉडी में जाकर के उसको जिंदा रखता है, तो ये जो धर्म है, एक लोगों की सोच है। इसीलिए बाबा साहब ने इस कंट्री को सेकुलर कंट्री कहा, जहाँ पर हर धर्म के मानने वाले लोग, आप किसी भी धर्म को मानिए, आपकी सोच ठीक होनी चाहिए। तो वो सेकुलर कंट्री हमारे देश में रहना चाहिए। लोगों को शिक्षित होना चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि बाबा साहब का पहला कहना था शिक्षित रहो और एकत्रित रहो, तभी तुम संघर्ष कर सकते हो, नहीं तो नहीं संघर्ष नहीं कर पाओगे। तो हम बाबा साहब को इसी बात को, जितने हमारे जो अनरिप्रेजेंटेड लोग हैं, जो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, उनको हम सबको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग शिक्षित होइए, बच्चों को शिक्षित करिए और तभी आप आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर विनोद कुमार हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मनाया गया। क्या कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए और उनकी 135वीं जयंती पर? देखिए, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और उन्हीं की वजह से एक हमको दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान मिला है। सो आज के इस प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य यही था कि हम अपने नव युवकों को ये बता सकें कि हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, क्या हमारे माइलस्टोन्स हैं जो हमने अचीव कर लिए, क्या अभी बाकी हैं जो हमको करने हैं। अगर साइंस को लेकर बात करें तो धर्म और साइंस, कुछ लोग दोनों चीजों को एक साथ लाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मुस्लिम का खून हिंदू में जाता है, तो धर्म और साइंस के रूप क्या है, हम चाहेंगे कि आपके द्वारा उसका विश्लेषण किया जाए। नहीं, देखिए, साइंस फैक्ट्स पर आधारित होती है, धर्म मान्यताओं पर आधारित होता है। सो धर्म साइंस से बहुत पहले रहा, जब हमारा मानव जाति का विकास हुआ और हम एक जानवर थे और जानवरों को समाज की आवश्यकता, उनके हित के लिए जो बुनियादी ढांचा तैयार किया गया, जिससे वो सब एकजुट होकर अच्छे से रह सकें और उनकी सुरक्षा एवं विकास किया जा सके। सो उन चीज़ों का जो एक संग्रह है वो बेसिकली धर्म बना। धर्म भी समय के साथ बदलते गए, उसमें वक्त के साथ नए नए सुधार होते गए। इसीलिए आप देखते हैं कि दुनिया में एक नहीं अनेक धर्म हैं, क्योंकि हर जगह हर समय के हिसाब से कुछ व्यवस्थाएं अलग थी जो जरूरी थी वहाँ जीने के लिए। सो इसलिए धर्म एक जीने का आधार और उसके विकास की प्रक्रिया है। साइंस एक फैक्ट्स पर आधारित चीज़ है। अगर हम साइंस को पूरा धर्म से जोड़ने का प्रयास करें तो बहुत सी धर्म की ऐसी मान्यताएं जो आज के वातावरण में सही नहीं है, उनको हम आसानी से लोगों को समझा सकते हैं। जैसे कि भेदभाव या ये व्यक्ति विशेष में फ़र्क, इन चीज़ों को साइंस प्रूव नहीं होती, इसलिए शायद वो उनका आधार उतना पवित्र नहीं है। सो उनको हमें रिफाइन करने की आवश्यकता है। तो आज लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पर आप? भाई, आज मैंने जो मुख्य संदेश यही दिया है जो बाबा अम्बेडकर जी ने भी दिया था कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, मात्र इससे काम नहीं होगा। संविधान को आगे संरक्षक कौन है और उसको उपयोग करने वाले लोग जब तक ठीक नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी अच्छा सिद्ध नहीं होगा। इसलिए अगर संविधान हल्का भी है, कम अच्छा है, लेकिन उसको धारण करने वाले अच्छे हैं तो वो संविधान भी अच्छा सिद्ध होगा। इसलिए संविधान मात्र लिखना पर्याप्त नहीं है, जब तक उसको धारण करने वाले, उसको उपयोग करने वाले, यानी कि हम सब लोग पूर्णतः सही नहीं हो। इसलिए हम सबको आत्मविश्लेषण करना चाहिए और अपने अपने जहाँ जिसको जो भूमिका मिली है उसको पूरे तन मन से नैतिक रूप से हमको करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर जीटीबी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे जानकारी लेते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की क्या भव्यता रही और क्या उद्देश्य है। सर, आपका नाम? सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर गुरु तेग बहादुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम चाहेंगे दर्शकों को कुछ जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर आप देंगे। देखिए, कल 14 अप्रैल को जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम था आज का। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि डॉक्टर अम्बेडकर मुख्यतः इक्वलिटी से समता कहते हैं, उसके समर्थक हैं। आप जानते होंगे उनके तीन प्रिय शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और हेल्थ सेक्टर में कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में समता कायम हो, ये आज का इश्यू था। और उस स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में संविधान में क्या लिखा है, जैसे संविधान का आर्टिकल 47 है, मतलब जो हेल्थ पर ही केंद्रित है कि कैसे सबको पोषण मिले, कैसे सबको बेहतर हेल्थ मिले। तो संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर और स्वास्थ्य के बारे में लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, आज इसी विषय पर बातचीत थी। दो तरह की बातचीत हुई। एक तो इस दौरान 75 साल में जो स्वास्थ्य सेक्टर में या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हैं, उस पर बातचीत हुई। नो डाउट कभी आज़ादी से पहले हमारे यहाँ जो जीवन प्रत्याशा कहते हैं कि औसत तौर पर कौन कितना जीता है, वो 32 साल थी। इस समय 76 साल हो गई, एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे, 1000 बच्चा पैदा होते थे, 180 बच्चे मर जाते थे एक साल के अंदर। अब वो पहुँच करके 20, 30, 40 हो गया है, ये बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारी माएँ बच्चे के दौरान और बच्चा पैदा के दौरान मर जाती थी, उनकी संख्या कम हुई है, ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ ही अभी हमारी बहुत सारी कमजोरियां बची हुई हैं। जैसे हमारे देश में अभी भी 25 लाख लोग हर साल टीबी के मरीज के रूप के शिकार होते हैं, टीबी के, जिसमें 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है। और ये कोई बीमारी जैसी चीज नहीं है। अगर लोगों को खाने पीने का ठीक से व्यवस्था रहे, माने पोषण ठीक से हो, कुपोषित न रहे, तो टीबी की बीमारी नहीं होगी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ आज भी बड़े हिस्से के लिए खाने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, तो कुपोषण का शिकार होता है। इसी तरह जैसे महिलाएं हैं तो माहवारी होती है उनको, लेकिन उस समय अगर उनको बढ़िया पैड मिल जाए तो उनका काम, अरे उनको बहुत सारे इन्फेक्शन से वो बच जाएंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें भी बची हुई हैं। तो ये कहना है डॉक्टर साहब का कि आज की इस जयंती पर इस तरह की पूरी वार्ता संपन्न हुई, आगे समाज को कैसे लाया जा सके, जी जो पोषण है, कुपोषण के जो शिकार होना और कैसे पोषण दिया जा सके, इन सभी पर आज जो जी विचार जी रखे गए। जी 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 मैंने और स्वास्थ्य सेवाओं में अपने आप जो कुछ भेदभाव भी हैं, जैसे स्त्री पुरुष का भेद है, जात के आधार पर भेद है, या कोई भेदभाव डॉक्टर नहीं करता है, लेकिन समाज में अपने आप ही है, मतलब कि वो भेदभाव हो जाता है। जैसे गांव का आदमी है तो उसको उतना बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है जितना शहर में है। स्लम बस्ती का आदमी है, वो एक तरह का उसका अच्छा पानी नहीं मिल रहा, शौचालय नहीं मिल रहा है, तो उसकी बीमारियां तो बढ़ेंगी ही। और जो शौचालय अरे श्रम से बाहर है वो दूसरे तरह का रहेगा। जैसे गांव में कभी दक्षिण टोला हुआ करता था, दलितों का टोला होता था, ऐसा होता था जहाँ खराब जगह है, सबसे गंदी जगह है, वहाँ वो रह रहा है, जैसे आश्रम बस्तियों में लोग रह रहे हैं। तो ये समाज में आर्थिक सामाजिक आधार पर जो बंटवारे हैं, ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आप जैसे मान लीजिए रहने की जगह है जहाँ हवा ही नहीं आ जा रही है, चारों तरफ से बंद है, मजदूर ऐसे कमरे में रहते हैं, घेरे हुए रहते हैं, जहाँ हवा और लाइट का आने जाने का हो ही नहीं, वेंटिलेशन की सुविधा ही नहीं है, तो बीमारी तो आएगी। और किसी को वेंटिलेशन की सुविधा है, क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये कहना है कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है केवल कि आप बीमार नहीं पड़े या दुर्बल है। स्वास्थ्य का मतलब है आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक होना चाहिए, आपका फिजिकल हेल्थ भी ठीक होना चाहिए, और एक शब्द और वो इस्तेमाल करता है कि आपका सोशल हेल्थ भी ठीक होना चाहिए। मान लीजिए अभी आप यहाँ से निकल रहे हैं तो आपका कपड़ा खराब है, बहुत सारे लोगों का कपड़ा खराब है, थोड़ा दुबले दिख रहे हैं, तो कोई भी रेट ये कह रहा है। अब रेट ये करके एक बार दिन भर आदमी अपमानित हो रहा है, तो उसका मेंटल स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा। हमें कोई रात दिन अपमानित करे तो हमारा मेंटल स्वास्थ्य कितना है। इसी नाते महिलाओं को थोड़ा ज्यादा दबाया जाता है, तो इस देश में मेंटल स्वास्थ्य सबसे खराब किसका है, महिलाओं का। तो ये स्वास्थ्य कोई अलग चीज नहीं है, सोसाइटी जैसी होती है वैसा ही स्वास्थ्य। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि समानता लाने के लिए एक बार फिर एक आंदोलन होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल होना चाहिए। जितनी आई है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और जो कमियां है उसको दूर करने के लिए काम करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का माध्यम बना, बल्कि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।